बारह की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का आज पहला पाठ सिल्वर वेडिंग है, जिसका सारांश मैं विस्तारपूर्वक आप लोगों को समझाऊंगी। इसके लेखक हैं श्याम मनोहर जोशी। श्याम मनोहर जोशी जी का जन्म 1935 में उत्तराखंड के कुमाऊं संभाग में हुआ था। ये प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक के लेखक हैं। इनकी कई रचनाएं टेलीविज़न में नाटक के लिए प्रस्तुत हो गई हैं। इन्होंने कहानी, संस्मरण, साक्षात्कार इत्यादि रचनाएं लिखी हैं। प्रस्तुत पाठ सिल्वर वेडिंग एक ऐसे पात्र के चरित्र चित्रण पर आधारित है जो अपनी परंपराओं को बिल्कुल भूलता नहीं है। वह अपनी ईश्वर में प्रगाढ़ आस्था रखता है, परिवार के लोगों से भी बहुत प्रेम करता है और साथ ही साथ विदेशी सभ्यताओं का भी विरोधी है। एकांकी में मुख्य रूप से यशोधर बाबू नाम का चरित्र है, साथ ही साथ भी अन्य सहायक चरित्र हैं। कहानी में जो मुख्य चरित्र है यशोधर बाबू का, उनके लिए प्रेरक के रूप में किसंदा नाम के एक अन्य व्यक्तित्व का भी चित्रण है, जो इस समस्त एकांकी में प्रारंभ से लेकर अंत तक अपना विस्तृत रूप उसमें पाए हुए है। सर्वप्रथम एकांकी का तत्व यानी एकांकी जिस जिस आधार पर लिखी जाती है उनका मैं वर्गीकरण कर देती हूँ। सबसे पहले है कथानक, दूसरा है पात्र चरित्र चित्रण, तीसरा कथनोपकथन, फिर चौथा है देश काल और वातावरण, पांचवा भाषा शैली और अंतिम छठा है एकांकी का उद्देश्य। कहानी का सार इस प्रकार है। सेक्शन ऑफिसर पद से वाई.डी. पंत नाम के एक व्यक्ति, जो इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं, जिनका विस्तृत नाम यशोधर पंत है, वे बड़े कर्तव्यनिष्ठ, अपने परिवार से प्रेम करने वाले और अपने दफ्तर में अपने सारे सहकर्मियों से ठीक प्रकार से व्यवहार करने वाले व्यक्ति हैं। जिस पद पर आज वह कार्यरत हैं, उस पद पर पहुंचने में किसंदा नाम के एक व्यक्ति ने उनकी पूरी सहायता की और वह पूरे जीवन वृत्त में, जो इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू, उनके पूरे जीवन वृत्त में एक प्रेरक के समान उनके आगे खड़े रहते हैं। दिन भर ऑफिस में काम किया, शाम को छुट्टी का वक्त हुआ, 5:25 हुए। अपने सभी साथियों से उन्होंने कहा, चलो भाई अब तो घर जाने का टाइम हो गया है। सभी लोग उठ कर के चले गए। लेकिन उन्हीं के मातहत काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा, आज आपकी शादी को 25 वर्ष हो गए हैं और आज आपकी शादी की सिल्वर वेडिंग है, इसलिए कुछ पार्टी वार्टी हो जाए। तो बहुत मना करने पर भी स्टाफ के अन्य लोगों ने नहीं मानी यह बात उनकी, और अंततः उन्होंने अपने बटुए से 100 रुपये निकाल करके उनको पार्टी के लिए दे दिए। यशोधर बाबू से कहा गया कि आप पार्टी में सम्मिलित होइए। यशोधर बाबू का चरित्र विदेशी परंपराओं को नहीं मानने वाला है, इसलिए उन्होंने कहा, आप पार्टी कीजिए, मैं चलता हूँ। घर चलते हुए वे सबसे पहले रास्ते में पड़ने वाले बिरला मंदिर के पास जाते, वहाँ बैठ कर के भगवान के दर्शन करते और सत्संग में बैठकर कुछ देर प्रवचन सुनते। मंदिर के प्रांगण में बैठकर वे कुछ देर ध्यान भी लगाते। इसी क्रम में एक बार जब वह मंदिर गए और ध्यान लगाकर बैठे थे,
उन्होंने देखा कि मंदिर के बगल में ही किसंदा का क्वार्टर था, यानी सरकारी क्वार्टर में वह रहते थे। यशोधर बाबू स्वयं भी सरकारी क्वार्टर में रहते थे। तो जब उनको अपने किसंदा नाम के उस प्रेरक व्यक्तित्व की याद आई तो उनको यह ध्यान आया कि अब तो किसंदा जब सर्विस छोड़ के गए, रिटायर होके गए, तो यहाँ इस सरकारी क्वार्टर के स्थान पर बड़ी सी बिल्डिंग बन गई है। और इस प्रकार वह मन में किसंदा की स्मृति लिए हुए अपने घर की ओर गए। साथ में घर जाते समय वह गोल मार्केट गए, वहाँ से सब्जी भी लेकर के गए। घर पहुँचे, घर में उन्होंने देखा कि घर के उनके 3 बेटे, 1 बेटी, उनकी पत्नी सब सजे धजे हैं और कुछ उत्सव सा मनाया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं। किसंदा नाम का जो व्यक्तित्व यशोधर बाबू के जीवन में आया है वह उन्हें सदा ही प्रभावित करते रहता है। घर पहुंचते हैं यशोधर बाबू, तो जब पूरे इस वातावरण को देखते हैं, घर पहुंचते ही उनकी पत्नी ने कहा, आप इतनी देर तक कहाँ थे? लेकिन कुछ न बोलते हुए उन्होंने अपना नित्य कर्म करके, यानी जो हाथ मुंह वगैरह धोना था, उसके बाद वह मंदिर में चले गए। मंदिर में पूजा करने के लिए वह एक गमछा लपेट करके जाते थे और यह गमछा लपेटना भी उन्होंने किसंदा से सीखा था, यानी किसंदा भी वैसा ही करते थे। वह अपनी पूजा में रम गए, लेकिन पत्नी उनको बुलाने के लिए गई कि आज आपकी शादी की सालगिरह है, बच्चों ने इतनी तैयारियां की हैं, सुबह से बच्चे घर को सजाने में लगे हैं, गिफ्ट लेके आए हैं और मेहमानों को बुला रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, और आप हैं कि ऑफिस से आते ही पूजा घर में घुस गए पूजा करने के लिए। यशोधर बाबू ने अपनी बात कही, आप लोग करिए, आपको जो करना है उत्सव मनाइए, मैं थोड़ा पूजा करता हूँ। उतने में ही उनकी पुत्री आई, उनकी बेटी आई, कहा, बब्बा ये आप क्या कर रहे हैं? हम सब लोगों ने तैयारी की है, आपकी शादी की सालगिरह है। तो यहाँ एक बब्बा शब्द आया है, यह कुमाऊनी भाषा का है। पाठ में एक ईजा शब्द भी आया है जो माँ के लिए कुमाऊँ में कहा जाता है। पूरी एकांकी पर भाषा शैली कुमाऊँ से ही प्रभावित हुई है लेखक की, लेकिन बहुत जोर देने के बाद यशोधर बाबू आते हैं, पार्टी में सम्मिलित होते हैं। पार्टी में सम्मिलित होने के बाद वो केक काटते हैं। पहले तो जब उनका बेटा कहता है कि अब केक काट लेते हैं तो शर्माते हैं, लेकिन जब बहुत विनय करता है लड़का कि नहीं पापा केक काटते हैं, आपकी शादी की सालगिरह है, शादी की सालगिरह के दिन किसी भी प्रकार की या जन्मदिन के दिन जो सालगिरह इत्यादि जैसे उत्सव पर केक काटना बहुत आवश्यक होता है। आजकल के ज़माने में जो होता है वो सारी बातें उसने अपने पिताजी को बताई, लेकिन पत्नी के दबाव के कारण उन्होंने केक काटा। बच्चों ने अपने माता पिता को केक खिलाया और केक खिलाने के बाद पिता को गिफ्ट दिया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, जो उनका बड़ा वाला बेटा था उसने अपने पिताजी को एक गिफ्ट दिया, उसमें था एक गाउन। उनसे कहा, अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप ज़रा खोलिए तो इसको, इसमें कितनी अच्छी चीज़ है। उसने कहा, यशोधर बाबू ने कहा, ठीक है, अभी मैं खोलता हूँ। इस बीच यशोधर बाबू को अपने परिवार पर बड़ा अफसोस हो रहा था कि पत्नी देखिए पहले से ऐसी नहीं थी, अब ऐसी हो गई है, और जबकि विवाह से सर्विस से पूर्व वह अपने गांव के घर में रहती थी, जहां माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची सब पूरे संयुक्त परिवार में सभी लोग रहते थे, आपस में बहुत प्रेम भाव था। और यहाँ आने के बाद पत्नी भी उनको बार बार व्यंग करती
कि मैंने तो तुम्हारे संयुक्त परिवार में खूब अपनी माथा पच्चीसी की है, अब मुझे आराम से जीने दो यहाँ पे। उनको यही बार बार बातें याद आती। लड़की को देखते वो ऊंची हील वाली सैंडल पहने रहती, बिल्कुल तंग पतलून पहने रहती। ऐसे ही लड़के भी विदेशी कपड़े पहने रहते, और जबकि वो अपनी साधारण कुर्ता पजामा में रहती। उनको यह लगता कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी विदेशी सभ्यता संस्कृति के पोषक हो गए हैं। उन्होंने विदेशी सभ्यता संस्कृति अपना ली। पत्नी साधारण ब्लाउज की जगह कट स्लिप का ब्लाउज पहनने लगी। सीधे पल्ले से साड़ी न पहन करके कुछ अटपटे उल्टे पल्ले से साड़ी पहनने लगी, और अलग अलग प्रकार का मेकअप करने लगी। तो कुछ परेशान से हो जाते थे यशोधर बाबू यह सब कुछ देख करके। उनकी भावनाएं भी बिल्कुल व्यक्तिवादी हो चुकी थी। संयुक्त परिवार में रहने के बाद भी उनकी पत्नी की भावनाएं ऐसा लगता था कि बच्चों की भावनाओं से मिलती जुलती है। उनके बहनोई जनार्दन जी अस्पताल में भर्ती थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने एक बार अपनी पत्नी से कहा कि चलो हम अपने बहनोई को देख करके आते हैं। तो उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने कह दिया कि इतनी लंबी रिश्तेदारी में बाबा हम कहाँ पढ़ते हैं, अब तो ऐसा ज़माना है ही नहीं, अब तो एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, ये ज़माना है। इस प्रकार आप उलझे रहेंगे तो आपका जीवन कठिन हो जाएगा। परंतु पिताजी यानी यशोधर बाबू यानी जो एकांकी के मुख्य नायक हैं, वह सब कुछ समझते थे लेकिन चुप रहते थे। उनको यह बीच बीच में अपने परिवार के सदस्यों की बात याद आती है, इसीलिए वो ऐसा सोचते हैं। और जबकि उनके प्रेरक जो किसनदा थे, उनका भी जीवन एकांकी जीवन था। उन्होंने विवाह नहीं किया था, और जब सेवा पूरी होने के बाद उन्होंने अपना क्वार्टर छोड़ दिया था, यानी सेवा पूरी हो गई थी, तो उनके रिश्तेदार इत्यादि ने किसी ने उनकी मदद नहीं की। वह बीमार रहने लगे, और बीमारी में जब उनकी कोई देखभाल करने वाला न बचा तो उन्होंने अपने गांव की शरण ली, गांव की ओर चले गए। वहां जाने के बाद न जाने कौन सा ऐसा कारण था कि उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि मृत्यु की बात यशोधर बाबू को पता नहीं थी। उन्होंने एक बार अपने किसी पहचानने वाले से पूछा था, जो किसनदा का नज़दीकी रिश्तेदार था, कि किसनदा आजकल कहाँ हैं, रिटायरमेंट के बाद तो मैंने देखे नहीं। वह व्यक्ति बताता है कि किसनदा अंतिम समय में गांव चले गए थे, अब वो नहीं रहे। तो यशोधर बाबू बड़े दुखी परेशान होते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं, बताइए यशोधर, बताइए कि जो किसनदा थे उनकी मृत्यु कैसे हुई। व्यक्ति बताता है, जो हुआ होगा, अर्थात न जाने क्या हुआ। तो यह वह कारण था जिससे यशोधर बाबू ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि विवाह करना चाहिए, और अगर विवाह हो तो अंत समय में देखभाल करने वाला संभवतया कोई न कोई हो जाए, और अन्यथा अकेला जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कभी कभी उनको लगता कि मेरे तो पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ। संभवतया यह उनका अपना व्यक्तिगत सोच था कि वह अपने आप को अकेला कहते थे, क्योंकि वह वर्तमान सामाजिक परिवेश में घुलने में कुछ असमर्थ थे। यानी पुराना उनको छोड़ नहीं पाता था, पुरानी परंपराएं, पुरानी बातें उनको छोड़ नहीं पाती थी, और वह नई परंपराओं और नई बातों को अपना नहीं पाते थे। अब यह तो पिता और पुत्र के बीच गौण संबंधी बात को ले करके कुछ कहानी में नया प्रकरण आया था, जो यशोधर बाबू के प्रेरक थे किसनदा, उनके लिए, और बीच में एक जनार्दन जी के लिए। लेकिन जैसे ही पैकेट से वह गिफ्ट खोला गया, निकाला गया, तो उसमें एक सुंदर सा गाउन था। तो जिस बड़े लड़के ने वह उनको गिफ्ट दिया था, वह उपहार दिया था, उसने कहा, बब्बा आप सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं, और वो भी अपने ये साधारण से कपड़ों में, इसलिए आप ऐसा कीजिए, दूध लेने के लिए जब सवेरे सवेरे जाइएगा तो ये गाउन पहन लीजिए। बेटे की इस बात को सुन करके एकांकी के नायक यशोधर बाबू फिर आश्चर्य में पड़ गए और बहुत दुखी हो गए।
कि मेरी ये स्थिति है कि अब उनको नौकरी करते करते कई साल बीत गए हैं, संभवतः 4-5 साल में रिटायर भी हो जाएंगे, कि इस उम्र में भी यह मेरा लड़का मुझसे कह रहा है कि आप दूध लेने जब जाएंगे तो इस सुंदर से गाउन को पहन करके जाइए, और ये नहीं कह रहा है बदले में कि आप आराम कीजिए, सुबह सुबह दूध मैं ले करके आऊँगा। लेकिन वो बोले कुछ नहीं, इस कारण संभवतः कुछ नहीं बोले कि कहीं पुत्र को ये न लगे कि मैंने जो उपहार दिया है पिता ने इसके बदले मुझे धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि वह मेरे इस गिफ्ट में, इस उपहार में कमियां निकाल रहे हैं। कुछ न बोलते हुए उन्होंने वह गाउन पहन लिया और बेटे की बात भी मान ली। जैसे ही उन्होंने वह गाउन पहना, वैसे ही उनको लगा कि किसंदा उनके शरीर में अवतरित हो गए हैं, और वही किसंदा जिनकी मौत का कोई कारण मुझे पता नहीं चला, अर्थात जिनकी मृत्यु जो हुआ होगा इस वाक्य से हुई, क्योंकि वह बहुत दुखी थे। उनकी मृत्यु कैसे हुई? कारण यह था कि उनके प्रेरणा स्रोत किसंदा ही थे। जब यशोधर बाबू की उम्र बहुत छोटी थी, यानी नौकरी नहीं मिल रही थी उनको, उम्र छोटी होने के कारण, तब किसंदा ने ही उनकी सहायता की थी। इसलिए अब कहानी का यह उद्देश्य हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर में सदा आस्था रखनी चाहिए, विदेशी सभ्यता का बहुत अधिक पोषक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन विरोधी भी नहीं होना चाहिए।